फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन का टॉपिक मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ मेथड टेक्निक एंड टूल्स के। अब हम पढ़ेंगे इसका ये लास्ट टॉपिक है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होती है? जब हमें किसी भी चीज़ की डीप में जाकर किसी की डिटेल निकालनी होती है, जब हम केस स्टडी का यूज़ करते हैं। केस स्टडी मेथड मानव वैज्ञानिक क्षेत्रों में जो भी अध्ययन किए जाते हैं उन्हें प्रमुख रूप से दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मानव वैज्ञानिक क्षेत्र में जो भी अध्ययन किए जाते हैं उनको दो प्रमुख रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, गणनात्मक और गुणात्मक। गणनात्मक अध्ययन तथा गुणात्मक अध्ययन। गणनात्मक अध्ययन वे होते हैं जो गणना या सांख्यिकी पर आधारित होते हैं। गणनात्मक अध्ययन कौन से होते हैं? जो कि सांख्यिकी पर आधारित होते हैं। और गुणात्मक अध्ययन क्या होते हैं? जो कि गुण दोष पर आधारित होते हैं। गुणात्मक अध्ययन जो कि गुण दोष पर आधारित होते हैं और गणनात्मक अध्ययन जो कि सांख्यिकी पर आधारित होते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति गुणात्मक अध्ययन पद्धति है और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति क्या है? एक गुणात्मक अध्ययन पद्धति है जिसमें अध्ययन इकाई का अध्ययन उसमें पाए जाने वाले गुण दोषों के आधार पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? अध्ययन उसमें पाए जाने वाले उसके गुण और दोषों पर किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में एक समय में केवल किसी एक इकाई को ही अध्ययन के लिए चुना लिया जाता है और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में सिर्फ केवल एक ही इकाई को अध्ययन करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए एक ही पद्धति को चुन लिया जाता है। फिर इस एक ही संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। फिर इसका एक ही संपूर्ण पूरी तरीके से उसका ही अध्ययन, उस पर ही रिसर्च करी जाती है पूरी एक ही पद्धति पर। दूसरे शब्दों में अध्ययन के लिए चुनी गई इकाई के जितने भी संभावित पक्ष होते हैं उन सभी पक्षों का गहनता और सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया जाता है। इसलिए बाग्रेस ने व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहकर संबोधित किया है। क्या किया है उन्होंने? क्योंकि उसका जो गुणात्मक अध्ययन होता है वो एक को ही चुन लिया जाता है और उस पर ही पूरे डीप में जाकर उसकी रिसर्च की जाती है और इसीलिए वेंग्स ने का गणनात्मक और सूक्ष्मात्मक के साथ अध्ययन किया जाता है उसका। और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहकर संबोधित किया है वेंग्स ने। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग अनेक विद्वानों ने अपने अध्ययनों में किया है, जैसे लिपले, हर्बर्ट स्पेंसर, विलियम हिली, स्टडीफील्ड, ऑस्कर लेविस इत्यादि। ये कई सारे वो हैं वैज्ञानिक विद्वान हैं जिन्होंने अध्ययन किए हैं। मानव वैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय अध्ययनों में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग लिपले ने किया था। मानव वैज्ञानिक में और समाजशास्त्रीय अध्ययनों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत जो किया था अध्ययन पद्धति वो सर्वप्रथम किसने किया था? लिपले ने किया था। सबसे पहले उन्होंने ही किया था, लिपले ने। इसके पश्चात हर्बर्ट स्पेंसर, हिली, रेडफील्ड तथा लेविस इत्यादि विद्वानों ने इस पद्धति का प्रयोग विभिन्न प्रकार के अध्ययनों में किया। सबसे पहले तो लिपले ने किया, फिर उसके बाद जो सारे वैज्ञानिक थे उन्होंने भी कई प्रकार के अध्ययन किए। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, समय में किसी एक इकाई को चुनकर उसका गहनता तथा सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की इकाई कोई व्यक्ति, संस्था अथवा समूह कुछ भी हो सकता है। इससे पता चलता है व्यक्तिगत अध्ययन किसी एक ही इकाई पर डीप में जाकर उस पर रिसर्च की जाती है और उसकी वो कोई भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकती है, एक संस्था हो सकती है या एक समूह, उसमें से कुछ भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति अपने आप में किसी इकाई का गहन और सूक्ष्मदर्शी अध्ययन है। और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति जो है वो किसी एक इकाई का गहन और सूक्ष्मदर्शी अध्ययन है। पी.वी. यंग के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन किसी सामाजिक इकाई, चाहे वे एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक वर्ग अथवा समस्त जाति हो, के जीवन के
वे उसकी विवेचना करने की पद्धति को कहते हैं। क्या कहते हैं? पीवी यंग के अनुसार जो व्यक्तिगत अध्ययन है वह किसी सामाजिक इकाई, जो सोशल इकाई है, चाहे वह व्यक्ति हो सकता है या फैमिली है या कोई संस्था है, सांस्कृतिक वर्ग है अथवा समस्त जाति हो, चाहे पूरी एक जाति हो, के जीवन के अनुसंधान वे उसकी विवेचना करने की पद्धति को कहते हैं व्यक्तिगत अध्ययन। और बी सेपन के शब्दों में व्यक्तिगत अध्ययन एक गुणात्मक विवेचना का रूप है। और बी सेपन के शब्दों में क्या है? व्यक्तिगत अध्ययन क्या है? एक गुणात्मक विवेचन है जिसमें व्यक्ति, परिस्थिति अथवा संस्था का अत्यंत संबंधी सहित पूर्ण निरीक्षण किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है? एक व्यक्ति का परिस्थिति अथवा संस्था का अत्यंत संबंधित सावधानी सहित पूर्ण निरीक्षण किया जाता है। एक सावधानी सहित पूर्ण उसका निरीक्षण किया जाता है। गिडिगंस के शब्दों में अध्ययन किए जाने वाला व्यक्ति विषय केवल एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की एक घटना या विचारपूर्ण दृष्टि से एक राष्ट्रीय का इतिहास का एक युग भी हो सकता है। क्या हो सकता है? गिडिगंस के शब्दों में हम देखते हैं तो अध्ययन किया जाने वाला जो एक व्यक्ति है वो विषय केवल एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की एक घटना विचारपूर्ण दृष्टि से एक राष्ट्र का इतिहास का एक युग भी हो सकता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति वह पद्धति है जिसमें एक समय में केवल किसी एक सामाजिक इकाई का संपूर्ण रूप से गहनता तथा सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? ऊपर सारी परिभाषाओं को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है वह पद्धति है जिसमें एक टाइम में केवल एक ही किसी एक सामाजिक इकाई का संपूर्ण पूरी तरीके से उसका ही गहनता व सूक्ष्मता से उसका अध्ययन किया जाता है, एक ही इकाई का। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हम केस अध्ययन विधि के स्वरूप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चलता है जिसका वर्णन निम्नलिखित है। अब हम इन परिभाषाओं को जानने के बाद उसकी केस अध्ययन की स्वरूप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट तथ्य उनका पता चलता है वो ये है। फर्स्ट इज केस अध्ययन विधि में किसी सामाजिक इकाई यानी सोशल यूनिट के विकासात्मक घटनाओं डेवलपमेंट इवेंट्स का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक केस अध्ययन विधि में किसी सामाजिक इकाई जो सोशल यूनिट है उसकी विकासात्मक जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके इवेंट का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। और दूसरे शब्दों में अदर वर्ड्स में कहें हम तो केस अध्ययन में सामाजिक इकाई का अध्ययन उसके विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में किया जाता है। और हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या होता है? सामाजिक इकाई का जो अध्ययन किया जाता है उस पर जो रिसर्च की जाती है वो विकास के ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में किया जाता है। सेकेंड इज सामाजिक इकाई सोशल यूनिट के रूप में एक व्यक्ति विशेष का भी अध्ययन किया जा सकता है और सोशल यूनिट के रूप में एक व्यक्ति विशेष का भी अध्ययन किया जा सकता है। ये अन्य सामाजिक समूह सोशल ग्रुप जैसे परिवार या किसी सांस्कृतिक कल्चर का भी अध्ययन किया जा सकता है या फिर किसी सामाजिक सोशल ग्रुप का या जैसे कि परिवार है या किसी सांस्कृतिक कल्चरल जो है उसका भी अध्ययन किया जा सकता है। थर्ड इज केस अध्ययन विधि का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है और केस अध्ययन विधि का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि इसमें सामाजिक इकाई सोशल यूनिट के एकात्मक स्वरूप है। क्या है इसमें? इसका एक महत्वपूर्ण केस अध्ययन विधि का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि इसमें सामाजिक सोशल यूनिट के एकात्मक स्वरूप है। इसका मतलब ये हुआ कि अध्ययन की जाने वाली सामाजिक इकाई है जो सोशल यूनिट है उसको संपूर्ण रूप से अध्ययन करने की कोशिश की जाती है कि एज अ होल उसका अध्ययन करने की कोशिश की जाती है। उदाहरण, यदि किसी परिवार फैमिली को एक सामाजिक इकाई के रूप में अध्ययन करने का निश्चय किया गया है तो उस परिवार के ऐतिहासिक घटना चक्रों का ब्यौरा तैयार करके परिवार को विभिन्न उप इकाई सब यूनिट्स में न बांटकर उसका संपूर्ण रूप से एज अ होल अध्ययन करने की कोशिश की जाती है। क्या एक परिवार एक फैमिली है उसका एक सामाजिक सोशल यूनिट के रूप में अध्ययन करने के लिए एक निश्चित किया जाता है, उसका क्या निश्चय किया जाता है कि हम उस पर एक रिसर्च करेंगे। फिर उस परिवार का ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उनके
उसका ब्यौरा तैयार किया जाता है, उसको पूरा रेडी किया जाता है। फिर उस परिवार की विभिन्न जो उप इकाइयाँ सब यूनिट्स है उनको उसमें ना बांट कर संपूर्ण एज अ होल उसका अध्ययन करने की कोशिश की जाती है। फोर्थ इज केस अध्ययन विधि में अध्ययन के लिए चुने गए सामाजिक इकाई के क्या, व्हाट तथा क्यों दोनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। केस अध्ययन विधि का जो अध्ययन करते हैं उन्हें चुनते हैं सामाजिक यूनिट में, सोशल यूनिट में, तो उसमें क्या किया जाए और क्यों किया जाए, दोनों पक्षों का ही अध्ययन किया जाता है, दोनों पक्षों की रिसर्च की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस विधि में शोधकर्ता जो रिसर्चर हैं वो सोशल यूनिट की जटिल व्यवहार परक पैटर्न, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न की व्याख्या तो करती ही है, उसकी तो व्याख्या करती है कि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न क्या है, उसकी तो व्याख्या करता ही है। साथ ही साथ वे उन कारकों का भी पता लगाता है जिसमें इस तरह के जटिल व्यवहार पैटर्न की उत्पत्ति हुई होती है, उनके तो रिसर्च करता ही और साथ में उनका भी पता लगाता है कि उन व्यवहार की उत्पत्ति हुई कैसे है। दूसरे शब्दों में यह सामाजिक इकाई का वर्णन तथा व्याख्या दोनों ही करता है, और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि ये सोशल यूनिट्स का डिस्क्रिप्शन भी करता है उनकी और उनको कंपल्सेशन भी करता है, दोनों ही पक्षों का वो दोनों ही तरीके से उनके रिसर्च करता है। व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति की विशेषताएं, अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, केस स्टडी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देख लेते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की प्रमुख निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है, इसकी कई विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। उसमें से फर्स्ट क्या है, गुणात्मक अध्ययन ना कि संख्यात्मक, के गुण उसके गुण और दोष से पता लगाना, ना कि उसकी संख्यात्मक उसकी सांख्यिकी से। जैसे कि परिभाषाओं से स्पष्ट है, जैसे कि परिभाषा से ही स्पष्ट है कि इस पद्धति के द्वारा सामाजिक घटना का गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हम परिभाषा से उसकी डेफिनेशन से ही हमें पता चलता है कि इस पद्धति में उसकी सोशल घटनाओं का गुणात्मक अध्ययन किया जाता है, ना कि परिणात्मक या संख्यात्मक, ना कि उसकी परिणात्मक और संख्यात्मक। निष्कर्षों का आधार संख्या नहीं होती, और निष्कर्ष जो कंक्लूजन निकालते हैं उनका आधार क्या होता है, संख्या नहीं होती, बल्कि सामाजिक घटना का गहन अवलोकन। इस पद्धति के अध्ययन की इकाई का वर्णनात्मक रूप में जीवन इतिहास प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें अतीत की दशाओं का वर्तमान से संबंध किया जाता है, जिसमें कि पास्ट से वर्तमान यानी प्रेजेंट से उसका संबंध, इनका रिलेशन निकाला जाता है। इस प्रकार व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति गहन अवलोकन के आधार पर घटना का प्राकृतिक इतिहास प्रस्तुत करती है, और इसी प्रकार जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है वो गहराई से यानी डीप में जाकर उसका अवलोकन के आधार पर प्राकृतिक इतिहास प्रस्तुत करती है। समस्या का गहन अध्ययन यानी प्रॉब्लम का डीप में जाकर उसकी स्टडी करना। इस पद्धति की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अध्ययन की इकाई के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करती है, ना कि उसमें किसी पक्ष या सामाजिक सर्वेक्षण की भांति दूर से किया गया ऊपरी अध्ययन। क्या करती है, इसका हमारे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है इसकी, कि ये जो स्टडी है समस्या यानी प्रॉब्लम का डीप में जाकर जो वो स्टडी करती है वो उसकी पूरे सब कुछ जानने का प्रयास करती है, एवरीथिंग जानने का वो सबको जानने का प्रयास करती है, ना कि क्या उसके ऊपरी पक्ष या सामाजिक सर्वेक्षण की भांति दूर दूर से इसका ऊपरी अध्ययन या उसकी स्टडी करती हो, डीप में जाकर उसकी स्टडी करती है। इसलिए व्यक्तिगत पद्धति दीर्घकालीन अध्ययन होते हैं, इसीलिए व्यक्तिगत पद्धति दीर्घकालीन अध्ययन, इसके बहुत सारे दीर्घकालीन अध्ययन होते हैं। इसलिए वर्गेस ने इस सामाजिक सूक्ष्म अध्ययन कहा है, इसलिए वर्गेस ने क्या कहा है, इसको सामाजिक सूक्ष्म अध्ययन कहा है, सोशल स्टडी कहा है। इसलिए इसे अध्ययन करता सामाजिक घटना में अपने अवलोकन के द्वारा अंदर तक प्रविष्ट होने की चेष्टा करता है, और अध्ययनकर्ता जो अध्ययन करता है वह सामाजिक घटना में अपने अवलोकन के द्वारा अंदर तक प्रविष्ट होने की चेष्टा करता है। विशेषता है व्यक्तिगत अध्ययन। व्यक्तित्व अध्ययन बहुत अधिक प्रणालीबद्ध नहीं होते, बल्कि अनुसंधान करता अपने व्यक्तित्व अनुसाधन के प्रति उसकी सूझबूझ से प्रभावित होते हैं। किससे होते हैं, उसके अनुसंधान करता प्रति उसकी सूझबूझ से प्रभावित होते हैं, अतः यह अध्ययन व्यक्तिगत होते हैं। और यह अध्ययन कौन से होते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन होते हैं। इस प्रकार के अध्ययन अधिकांशतः
एककी अध्ययनकर्ता के द्वारा किए जाते हैं, और इस प्रकार के जो अध्ययन होते हैं वो एक ही अध्ययनकर्ता के द्वारा किए जाते हैं। फोर्थ इज सामूहिक अध्ययन। अब जो ग्रुप स्टडी होती है, फोर्थ की क्या है हमारी, यानी ग्रुप स्टडी। व्यक्तित्व अध्ययन इकाई की संपूर्णता का अध्ययन है। इसकी सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता अध्ययन की इकाई की समग्रता को बनाए रखते हुए उसका संपूर्ण अध्ययन करना है। इसकी क्या है विशेषता, क्या है इसमें, व्यक्तिगत अध्ययन इकाई संपूर्ण अध्ययन करता है, क्या है, संपूर्ण अध्ययन है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये समग्रता को बनाए रखते हुए उसका एक संपूर्ण अध्ययन करना, उसको पूरा अध्ययन यानी पूरी स्टडी, फुल स्टडी करना है। फर्स्ट हमने पढ़ी थी व्यक्तिगत अध्ययन की प्रमुख विशेषताएं, अब पढ़ेंगे केस अध्ययन की प्रमुख विशेषताएं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी। केस अध्ययन की 4 प्रमुख विशेषताएं बतलाई गई हैं। उनके 2004 के अनुसार वे 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसकी 4 विशेषताएं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट क्या है हमारा, केस अध्ययन एक समृद्ध विधि होती है। केस अध्ययन एक समृद्ध विधि होती है। केस स्टडीज आर बॉन्डेड सिस्टम। केस अध्ययन एक समृद्ध विधि होती है क्योंकि इसमें जिस केस का विश्लेषण किया जाता है उसकी सीमाएं, बाउंड्रीज होती हैं। यिन 1984 के अनुसार, यिन ने 1984 में लिखा था, उनके अनुसार संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट तथा केस के बीच की सीमा हमेशा स्पष्ट नहीं होती, परंतु इस सीमा की वास्तविकता निश्चित रूप से होती है। शोधकर्ता विशेष प्रयास करके केस की सीमा की पहचान करता है तथा उसका वर्णन करता है। क्या है, केस अध्ययन विधि एक समृद्ध विधि होती है और क्योंकि इसमें क्या होता है, केस अध्ययन का विश्लेषण किया जाता है और उसकी सीमाएं, जो उसकी बाउंड्रीज है, उनका उसमें बाउंड्रीज होती हैं, विश्लेषण में बाउंड्रीज होती हैं, और इसका कॉन्टेक्स्ट तथा केस के बीच सीमा हमेशा स्पष्ट नहीं होती। इनकी जो सीमा है वो हमेशा स्पष्ट नहीं होती, परंतु इस सीमा की वास्तविकता निश्चित रूप से होती है, और लेकिन इनकी जो सीमा है वो वास्तविक रूप से होती है। जो रिसर्चर है वो विशेष प्रयास करके केस की सीमा की पहचान करता है, और जो रिसर्चर है वो विशेष रूप से उसमें प्रयास करते हैं और उसकी सीमा की पहचान करता है तथा उसका वर्णन करता है, फिर उसका वर्णन भी करता है। सेकेंड इज केस अध्ययन में केस कुछ का केस होता है। केस अध्ययन में केस का कुछ का केस होता है। इन केस स्टडी केस इज अ केस ऑफ समथिंग। क्या है, इन केस स्टडी केस इज अ केस ऑफ समथिंग। केस अध्ययन में शोधकर्ता को यह पहचान करनी होती है कि यह केस किस चीज का केस है, क्योंकि इससे उसे विश्लेषण की इकाई के बारे में निर्धारण करने में सुविधा होती है। क्या होता है, केस अध्ययन जो करता है उसमें शोध रिसर्चर जो है वह पहचान करता है कि जो केस है वो किस चीज़ का केस है, जो केस का है वो किस चीज़ का केस है, और क्योंकि इसमें उसे विश्लेषण की इकाई के बारे में निर्धारण करने में भी सुविधा होती है। थर्ड इज केस अध्ययन में केस की संपूर्णता, एकता तथा अखंडता को बचाकर रखने का स्पष्ट प्रयास किया जाता है। केस अध्ययन में केस की संपूर्णता, एकता तथा अखंडता को बचाकर रखने का स्पष्ट प्रयास किया जाता है। There is an obvious attempt to preserve the wholeness, unit and integrity of the case. केस अध्ययन के एक केस की संपूर्णता, एकता तथा उसके अखंडता को बनाए रखते हुए उसका अध्ययन किया जाता है। एक केस अध्ययन में, केस स्टडी में उस केस की संपूर्णता, उसकी एकता और उसकी अखंडता को बनाए रखते हुए उस केस का उस पर स्टडी की जाती है। क्योंकि जो रिसर्चर है ये जानता है, रिसर्चर जो है वो ये जानता है कि एक ही केस के प्रत्येक चीज़ का अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि रिसर्चर जो है वो ये जानता है कि एक केस के एवरी चीज़, जो हर प्रत्येक चीज़ है का उसका अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि उसका अध्ययन करना इम्पॉसिबल है एक ही चीज़ का प्रत्येक चीज़ में। वे केस के कुछ पहलुओं पर विशिष्ट ध्यान देता है, इसलिए वो केस के जो कुछ पहलू हैं उस पर विशिष्ट ध्यान इस प्रकार देता है कि जो उसकी अखंडता है उस पर कोई आँच ना आए। रिसर्चर जो है वो उसकी स्टडी पर इस तरीके से ध्यान देता है कि जो उसकी अखंडता है उस पर कोई भी आँच ना आए। फोर्थ पॉइंट इज केस अध्ययन में
आंकड़ों के बहुत सारे स्रोत को तथा बहुत सारे आंकड़े संग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है। केस अध्ययन में आंकड़ों के बहुत सारे स्रोतों को तथा बहुत सारे आंकड़े संग्रहण विधियों का उपयोग किया जाता है। इन केस स्टडी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डाटा, मल्टीपल डाटा कलेक्शन मेथड आर यूज्ड। विशेषकर स्वाभाविक परिस्थितियों में किए जाने वाले केस अध्ययन में आंकड़े के भिन्न भिन्न स्रोत तथा आंकड़े संग्रहण की भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग किया होता है। बहुत से केस अध्ययनों में प्रशिक्षण, साक्षात्कार, शाब्दिक रिपोर्ट आदि द्वारा आंकड़े संग्रहण किया जा सकते हैं, जबकि प्रश्नावली तथा संख्यात्मक आंकड़े न्यूमेरिकल डाटा का भी उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि केस अध्ययन को हमेशा एक गुणात्मक पराविधि क्वालिटेटिव टेक्निक मानना उचित नहीं है। हालांकि अधिकतर केस अध्ययन गुणात्मक ही होते हैं। क्या है कि गुणात्मक मानना उन्हें ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो अधिकतर केस हैं वो गुणात्मक ही होते हैं। स्पष्ट है कि केस अध्ययन की कुछ स्पष्ट विशेषताएं हैं जो इस अन्य विधियों से सार्थक रूप से भिन्न करता है, और इससे भी हमें पता चलता है केस अध्ययन की कुछ स्पष्ट विशेषताएं जो कि इनको अन्य विधियों से सार्थक रूप से भिन्न करती हैं। विशेषकर स्वाभाविक परिस्थितियों यानी नेचुरल जो सेटिंग्स हैं उनमें किए जाने वाले केस अध्ययन आंकड़े के भिन्न भिन्न यानी डिफरेंस होते हैं वो स्रोत उसके, और आंकड़ों का जो संग्रहण है वो भी डिफरेंट विधियों का उपयोग होता है। और बहुत से केस अध्ययनों का प्रशिक्षण या साक्षात्कार, शाब्दिक रिपोर्ट आदि द्वारा आंकड़े संग्रहण किए जा सकते हैं, उनके आंकड़े भी संग्रहित किए जा सकते हैं, जबकि प्रश्नावली तथा संख्यात्मक आंकड़े न्यूमेरिकल डाटा का भी उपयोग किया जा सकता है, और इसमें न्यूमेरिकल डाटा का भी उपयोग किया जा सकता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि केस अध्ययन को हमेशा गुणात्मक प्रविधि यानी क्वालिटेटिव टेक्निक मानना उचित नहीं है। इसको हमेशा ही क्वालिटेटिव टेक्निक मानना उचित नहीं है, लेकिन जो अधिकतर केस अध्ययन है वो गुणात्मक ही होते हैं, वो क्वालिटेटिव ही होते हैं, बट फिर भी इनको पूरी तरीके से क्वालिटेटिव टेक्निक मानना उचित नहीं है। फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में सूचनाओं के स्रोत, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेटिव इन केस स्टडी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैं इसे इतने ही छोड़ रही हूँ। अगर आपको इससे पहले कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें जिससे वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो, और मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।